स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड किया जाता है इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे। यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं अगर आपके पास कोई ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो तो उसका आप किस तरह एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अगर आपके पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2 से बढ़ता है तो फिर हम जो एडजॉइंट है वो एक डिफरेंट तरीके से फाइंड करते हैं, जो कि एक डिटेल मेथड है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर 4 में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का 1 3 2 4, ठीक है, तो एडजॉइंट आपने किस तरह से फाइंड करना है कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है इनकी आपने जो है वो जगह चेंज करनी है। यानी 4 आ जाएगा 1 की जगह पे और 1 आ जाएगा यहाँ पे, और जो बाकी एंट्रीज है आपके पास उनका आपने क्या करना है, उनका साइन चेंज करना है। यानी अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर ये माइनस का है तो आपने इसको प्लस कर दें। तो इस तरह से एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 में अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 से बढ़ेगा तो फिर हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, चलिए एडजॉइंट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होता है, और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडजॉइंट भी और इनवर्स भी ये दोनों भी सिमेट्रिक होंगे। इसके अलावा उसकी इंटीग्रल पावर भी क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी। ठीक है, चलिए प्रूफ करना बड़ा आसान काम है। हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उसकी इंटीग्रल पावर भी सिमेट्रिक होगी। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। अब आप देख लें, हमें देखना है कि ए पावर के भी सिमेट्रिक होगी या नहीं, तो उसके लिए आप इसका ट्रांसपोज ले लें। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये ट्रांसपोज और पावर जो है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगी। ये आपके पास यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये ए आ जाएगा, ए पावर के आ गई। तो अब देखिए ए पावर के का ट्रांसपोज लिया था, ए पावर के इक्वल आ गई, तो ये भी सिमेट्रिक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज भी हमेशा सिमेट्रिक होगा, और इसी तरह ए ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक होते हैं, चाहे ए सिमेट्रिक हो ना हो, कोई सभी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो हमने डिफाइन किया ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, ये हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। चले इसे आप देख भी सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम। ए प्लस ए ट्रांसपोज को देखें, हमें ये चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है, उसके लिए आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। आपको पता है जब भी आप दो मैट्रिक्स के सम पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, ये दोनों मैट्रिक्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है विद सम। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, क्या आ जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस दूसरा मैट्रिक्स हमारा है ए ट्रांसपोज, इसका भी आ जाएगा ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ए एज इट इज आ गया, और जब आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है। तो इसको आप ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स में अंडर एडिशन। तो आप देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए ट्रांसपोज को। जब आप ए ट्रांसपोज को चेक करेंगे तो आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है यहाँ क्या लगता है, यहाँ रिवर्सल ऑर्डर लगता है, बी ट्रांसपोज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ अप्लाई करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा पहले, फिर ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, इसी के इक्वल आ गया, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास एक कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा ये हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, चाहे एक जो भी हो। ठीक है, ए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। हमें चेक करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। फिर यहाँ से आपको पता है माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें, अंतर क्या आएगा आपके पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और ये इक्वल आ गया माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं माइनस क्योंकि साथ आ रहा है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए और बी कोई से दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं।
ठीक है, अगर नहीं कंप्यूट करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि ए मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, ए बी का ट्रांसपोज ले ले, रिवर्सल ऑर्डर लगेगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज फाइंड किया, ये तो बी ए के इक्वल आ गया। हमें तो चाहिए था कि ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करें तो ए बी के इक्वल आए। तो ए बी के इक्वल कब आएगा, जब बी ए कम्यूट करेगा ए के साथ, बी ए के साथ कम्यूट करेगा तो आप ए बी भी लिख सकते हैं। यानी जब आपके पास बी ए इक्वल होगा ए बी के, उस सूरत में दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये इन जनरल तो होल्ड नहीं करता। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई से दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो। कब सिमेट्रिक होगा, अगर ये कम्यूट कर जाएंगे, अगर कम्यूटेटिव लाई यहाँ पे होल्ड कर जाएगा तो फिर प्रोडक्ट भी हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि चलिए हमने जहां तक बात की प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ पे सम की भी करते चले जाते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उनके सम का क्या बनेगा। ठीक है, क्या वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ए और बी, तो उनका सम क्या सिमेट्रिक होगा। चलिए चेक करते हैं इसको भी। ए प्लस बी को कंसीडर करते हैं, ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। आपको पता है ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, ए प्लस बी ही आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सम होता है वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी ए क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। चेक कर लेते हैं। हमें गिवन है कि ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया, बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी होगा। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, ए बी का ट्रांसपोज ले लें, क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये बी ए आ गया। अब आप देखिए अगर मैं ये चाहती हूँ कि ए बी स्क्यू सिमेट्रिक हो तो इसको किसके इक्वल आना चाहिए था, इसको तो माइनस ए बी के इक्वल आना चाहिए था, तभी ए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो आप देखिए यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएगी। कंडीशन ये बनेगी कि हमारे पास जो ए बी है प्रोडक्ट, ये कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर बी किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए बी के इक्वल आ जाए। अगर बी ए इक्वल हो माइनस ए बी के, तो यहाँ से माइनस ए बी इधर लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कब स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जब ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास हो बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी कब आपके पास सिमेट्रिक होगा, अगर जो ए है वो सिमेट्रिक हो। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। B transpose AB is symmetric और skew symmetric according as A is symmetric और skew symmetric। यानी हमारे पास यहाँ जो B transpose AB है ये symmetric होगा अगर A symmetric होगा, ये skew symmetric होगा अगर A skew symmetric होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी। हमारे पास है B transpose AB। अब इसको अगर आपने सिमेट्रिक चेक करना है या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना, दोनों सूत्रों में आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल ला लगेगा। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, बी ट्रांसपोज आया, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा और लास्ट में हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आप देख लेंगे बी ट्रांसपोज आ गया, ए क्योंकि हमारे पास चलिए अभी हमें ए के बारे में बात करनी है। ए ट्रांसपोज एज इट इज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, बी आ गया। अब आप देखिए हमारे पास है बी ट्रांसपोज और बी, ये लास्ट वाली और पहले वाली तो सेम है। अब इस पे डिपेंड करता है, अगर तो ए ट्रांसपोज हो गया ए के इक्वल तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, यानी जो मैट्रिक्स हमने लिया था उसी के इक्वल आ जाएगा। उस सूरत में ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं कि ए को अगर मैं सिमेट्रिक ले रही हूँ तो मेरे पास ए भी क्या बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज हो जाता है माइनस ए के इक्वल, यानी अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे पुट करें वैल्यू, ये आपके पास बी ट्रांसपोज ए भी था, हमने इसका लिया है ट्रांसपोज और ये इक्वल आ जाएगा। अगर ए ट्रांसपोज हुआ माइनस ए के इक्वल तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी, यानी कि माइनस बी ट्रांसपोज
ए बी। अब आप देखिए बी ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा, तो फिर क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको आप दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आप देखेंगे, यहाँ पे लिख के भी दिखाया है कि अगर आपके पास कोई भी एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हमने दो मैट्रिसेस के सम में लिख दिया, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ जो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले हम चेक कर लेते हैं इसको और फिर आप देखेंगे कि ये हमारे पास इनका जो सम है वो एक इक्वल ही है। हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमने यहाँ पे दो मैट्रिसेस लिखे हैं जिनके सम में हमने ए को लिखा, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका सम एक इक्वल है। चले ले लें हम। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए हम चेक करेंगे इन मैट्रिसेस को। चलिए चेक करने के लिए हमें लेना क्या पड़ेगा, ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है जब आप किसी स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर एज इट इज आ जाता है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर अब यहाँ पे भी आपके पास दो मैट्रिसेस के सम पे ट्रांसपोज अप्लाई हो रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि ए का ट्रांसपोज ले लें प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें। फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आप देखेंगे हमने 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और ये इसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता। ठीक है, अब इस सेकंड मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ले लें, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। फिर हमारे पास ट्रांसपोज को अंदर अप्लाई किया, ए का ट्रांसपोज आ गया माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 ए ट्रांसपोज एज इट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया। अब आप देखें कि यहाँ हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज था, ये ए ट्रांसपोज ए माइनस ए आ रहा है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। बाहर क्या पड़ा 1/2, अंदर क्या आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था वो माइनस के साथ आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आप देखिए हमने चेक कर लिया कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप देखिए दोनों का सम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए आप देख लें, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम सम कर देते हैं, यही कर लेते हैं, जब आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब आप सम करेंगे 1/2 को कॉमन ले लें। ठीक है, 1/2 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ से क्या बचेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, तो 2 से कैंसिल, ए के इक्वल आ गया। फिर हमने प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको आप दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। आगे चलते हैं। जी हमने बात की थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई से दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उनके सम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में नहीं देखा। अगर आपके पास कोई से दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ए और बी तो इनका सम क्या होगा, क्या वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, इसे हम चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं ए और बी कोई से दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज भी माइनस ए के इक्वल आएगा और बी ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के इक्वल आएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इनका सम जो है वो क्या होगा, तो सम पे अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। आपको पता है ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, ए प्लस बी आ गया।
तो आप देखें हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और ये माइनस आ गया ए प्लस बी के साथ, तो इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास कोई से दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के, तो जो उनका सम होगा वो भी आपके पास क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है A and B are skew symmetric matrices, then A plus B is also skew symmetric matrix. तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, if A is skew symmetric matrix, then A power K is symmetric if K is even and skew symmetric if K is odd. आप देखिए कि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके इंटीग्रल पावर भी क्या होते हैं, सिमेट्रिक होती है। लेकिन अगर आप बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो इनवर्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमने इनवर्स की बात भी की थी कि अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर आप बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इनवर्स है उसका स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स होता है तो बाजू बात तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है, अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का हो, ऑड ऑर्डर का मतलब यानी कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर ऑड ऑर्डर का होगा यानी कि आप 3x3 कह लें, 5x5, 7x7, इस टाइप के ऑड ऑर्डर का अगर आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो जो उसका इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से हम इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो इसके इंटीग्रल पावर होंगी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसके दो केसेस बनते हैं। अगर आपके पास एक कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, दो केसेस बनते हैं। वो दो केसेस क्या है, अगर ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है ये एक इवन पावर हुई, तो आपके पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का जो आपने लिया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, उसकी जो पावर बनेगी ये आपके पास बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये जो पावर के है ये एक और पावर हुई, तो ये जो ए पावर के मैट्रिक्स होगा ये आपके पास क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसकी तमाम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। अगर तो ये पावर के जो है वो इवन नंबर हुई तो आपके पास ए पावर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अगर ये पावर ओड हुई तो ये ए पावर के मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A equals to Aij over C is called Hermitian if A conjugate transpose equal to A। ठीक है, अगर हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसकी एंट्रीज हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हो, तो हम इसको हर्मिशियन कब कहेंगे, जब आप इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाए, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे आप देखें कि दो बातें हम गौर करेंगे कि हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो हम जितने भी मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी, वहाँ हम देख रहे थे क्योंकि हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई हमें किसी ना किसी वजह से करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब आप एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं और यहाँ पे एक इक्वल आना चाहिए, अब आपने क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, आप देखिए कि आपने कोई भी आपके पास मैट्रिक्स आ गया, आप उसके ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ए के इक्वल आना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब आपके पास चाहे आप कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने से साइज तो नहीं, साइज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है ट्रांसपोज लेने के बाद रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का था, तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा, 3x2 ऑर्डर का हो जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम रहे, तो फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही रखना पड़ता है, अदरवाइज ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू देखा है। इसलिए हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं। अब दूसरी बात आप देखें कि यहाँ लिखा गया है कि एंट्रीज जो आपने लेनी है इस मैट्रिक्स की, वो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जिक्र क्यों किया गया है, अगर आप रियल मैट्रिक्स भी ले लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि रियल मैट्रिक्स है, यानी उसकी एंट्रीज आप रियल नंबर से ले लेते हैं, तो फिर आप जब उसको कॉन्जुगेट लेंगे वो एक इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। और सॉरी, हाँ जी, अगर आपके पास ए कॉन्जुगेट का अगर आपके पास ए रियल मैट्रिक्स हुआ तो उस सूरत में इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ए के इक्वल ही आ जाएगा।
तो यहाँ हमारे पास ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये जो कंडीशन थी ये क्या बन जाएगी, ये ए ट्रांसपोज बन जाएगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की जगह पे जब आप ए ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन गई। तो अगर आपके पास एंट्रीज, अगर आप मैट्रिक्स की रियल नंबर से लेते हैं, यानी अगर आपका मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, तो फिर आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसा होता है, हम एंट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हैं। यहाँ आके क्योंकि ए कॉन्जुगेट और ए जो है वो सेम नहीं होंगे, तो आपको एक डिफरेंट मैट्रिक्स यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, चले अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। तो पहले आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर तो ए के इक्वल ही आ गया तो ये हर्मिशियन होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। ए मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्जुगेट ले रही हूँ। कॉन्जुगेट लेना हमने सीखा था कि आपने करना क्या है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसको साइन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपने। तो आयोटा यहाँ नजर आ रहा है या इसमें नजर आ रहा है, तो साइन चेंज करेंगे आपके पास वन प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ वन माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये टू एज इट इज। अब आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। जब आप इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज लेने से क्या होता है, रोज कॉलम बन जाती है, तो ये वन प्लस आयोटा आ गया, और यहाँ पे दूसरी रो भी कॉलम बन जाएगी, वन माइनस आयोटा टू आ गया। आप चेक करें कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था ये उसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए equal to aij over c is called skew symmetric matrix और एंटी हर्मिशियन if a conjugate transpose equal to minus a। इस बार आपने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेने की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। एंट्रीज हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर आपका जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कोइंसाइड कर जाता है। देखिए कैसे, जब आपके पास ए रियल मैट्रिक्स होगा तो उस सूरत में ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए होगा, और यहाँ पे जब आप ए कॉन्जुगेट की जगह पे ए लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, विच इज कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर रियल की बजाय हम यहाँ कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, जो आपने मैट्रिक्स लेना है उसकी एंट्रीज आप कहाँ से लें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लें। तो अब आप देखिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए हमने ले लिया है, इसका क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। डायरेक्ट यहाँ कॉन्जुगेट लिखूंगी मैं। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे ये आ जाएगा जीरो, टू प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस टू, माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस थ्री आयोटा। जो आयोटा कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है आपने, तो इस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और जीरो एज इट इज। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, टू प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, और जीरो एज इट इज। अब आप देखें जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसमें क्या था, जीरो टू माइनस थ्री आयोटा, ये क्या है, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो यहाँ था माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, ये है टू प्लस थ्री आयोटा, यानी माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो जब आप माइनस को कॉमन लेंगे आपके पास क्या आएगा, जी माइनस को अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जीरो, माइनस कॉमन चला गया, टू आ गया। यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, कॉमन लिया आपने। फिर यहाँ पे आएगा माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, क्योंकि यहाँ तो माइनस था ही नहीं तो नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये माइनस ए आ गया। हमने ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया, माइनस ए के इक्वल आया, इसलिए ये जो है मैट्रिक्स एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब आप देखिए कि हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम इनके एलिमेंट्स के बारे में कर लेते हैं, कि मैट्रिक्स को देख के आप किस तरह से अंदाजा लगाएंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, एंट्रीज को देख के भी हम पता चला सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे हम किसके बारे में, हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। पहले हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है ए आई से, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे पहले किया था, डेफिनेशन अप्लाई करनी है हमें, तो आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए आई जे कॉन्जुगेट। ठीक है,
फिर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने से आपको पता है रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ये जे आई कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखना है, जो गिवन मैट्रिक्स था उसको और ये जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है इसे। तो जब आप इक्वल रखेंगे तो जो गिवन मैट्रिक्स था वो ए आई जे था, इक्वल आ जाएगा ये ए जे आई कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई जे। ठीक है, आई और जे कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक। ठीक है, हम ऑर्डर एन का मैट्रिक्स ले लें। उसके बाद आप देखें हुआ क्या, दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए। कब इक्वल होते हैं, जब इनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। आपको बताएं इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो इक्वल कब होंगे, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम रखेंगे हम। तो ये आ जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह की एंट्रीज होंगी, यानी आई जे और जे आई ये कम्यूट कर रहे हैं और कॉन्जुगेट है। यानी अगर आप 1 2 एलिमेंट देखना चाहेंगे तो वो ए टू 1 कॉन्जुगेट एलिमेंट के बराबर होगा। ए 3 2 एलिमेंट देखना 2 3 एलिमेंट देखना चाहेंगे तो ए थ्रू 3 2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखना चाहेंगे 1 3 तो ये किसके इक्वल होगा, ए 3 1 कॉन्जुगेट के। इस तरह से आपके पास एंट्रीज आ जाएंगी। ये हमने बात की ऑफ डायगोनल एंट्रीज की। फिर हम डायगोनल एंट्रीज को भी देखते हैं। चले पहले ऑब्जर्व कर ले, जो मैट्रिक्स हमने लिया था इसके मुताबिक आपके पास ए 1 2 एंट्री किसके इक्वल होनी चाहिए, ए 2 1 कॉन्जुगेट के। ए 1 2 एंट्री ये वाली है, ए 1 2 एंट्री हमारे पास है 2 माइनस 3 होता। इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे देखें 2 1 एंट्री हमारे पास किसके इक्वल है, ए 2 1 एंट्री हमारे पास है माइनस 2 माइनस 3 होता। अब ये जो रिलेशन है ये कहता है कि जो 1 2 एंट्री है ये 2 1 एंट्री के कॉन्जुगेट के इक्वल होने चाहिए। तो लेके कॉन्जुगेट इसका ए 2 1 का कॉन्जुगेट लेंगे, आपके पास क्या आएगा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। सॉरी हमने जो एग्जांपल पकड़ ली हमने स्क्यू हर्मेशन की पकड़ ली, हमें एग्जांपल इसमें देखना था। ठीक है, चलिए हम यहाँ देखते हैं हमारी जो ए 1 2 एंट्री है ये किसके इक्वल है, ये 1 माइनस आयोटा के इक्वल है। और जो ए 2 1 एंट्री है ये किसके इक्वल है, ये 1 प्लस आयोटा के इक्वल है। अब आपने लेना है कॉन्जुगेट ए 2 1 का। ए 2 1 का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे ये 1 माइनस आयोटा आ गया, और आप देख सकते हैं कि किसके इक्वल है, ये ए 1 2 के इक्वल ही है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करना चाह रहे थे ऑफ डायगोनल एंट्रीज की, हम कर चुके। अब डायगोनल एंट्रीज को देख लेते हैं। जब आप डायगोनल एंट्रीज की बात करते हैं तो आपको पता है कि आई और जे वहां पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए आई आई इक्वल टू ए आई आई कॉन्जुगेट। आप देखेंगे ये हमारे पास सेम नंबर है ए आई आई और उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल है। तो ऐसा कब होता है, जब आपके पास ये जो एंट्री होगी ये रियल एंट्री होगी, क्योंकि रियल एंट्री में ही कॉन्जुगेट लेने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एंट्री कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो कॉन्जुगेट लेने से चेंज हो जाती है। तो हमारे पास ये इसका मतलब ये जो एंट्री है ये एक रियल नंबर है, तभी इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिला कि अगर आपके पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि रियल है ये हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन के बारे में। उसी तरह हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को अप्लाई। फिर मैट्रिक्स ले लिया हमने ए आई जी, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया। और स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी आपने कॉन्जुगेट लेना, ट्रांसपोज लेना है। कॉन्जुगेट आ गया, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास बन गया ए जे आई कॉन्जुगेट। फिर हमने क्या करना है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को माइनस ए के इक्वल रखना है। चलिए जी माइनस ए के इक्वल रख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है ए जे आई कॉन्जुगेट इक्वल टू, ये माइनस आ गया और ए के इक्वल रखते हैं इसको ए आई जे। ठीक है, फॉर ऑल आई जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू सम एन। ठीक है, अप टू एन। तो यहाँ से आपके पास इन दोनों मैट्रिक्स का क्योंकि ऑर्डर सेम है और ये इक्वल है तो इसका मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी। तो आपके पास आ जाएगा ए जे आई कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि जो ए आई जे वाली एंट्री होगी वो किसके इक्वल हुआ करेगी, माइनस ए जे आई कॉन्जुगेट के इक्वल। चेक कर लेते हैं इसको भी। अगर हम देखना चाहें तो अगर 1 2 एंट्री को देखना चाहते हैं आप तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होगी, माइनस ए 2 1 कॉन्जुगेट के। ए 2 3 एंट्री को देखना चाहें तो वो माइनस ए 3 2 कॉन्जुगेट एंट्री के इक्वल होगी। फिर आप देखना चाहें अगर ए 1 3 को तो ये माइनस ए 3 1 कॉन्जुगेट के इक्वल होगी। अब यहाँ हमारे पास एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखा है तो आप देख लें ये 1 2 एंट्री जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए, ए 2 1 कॉन्जुगेट और ये माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ हम चेक कर रहे थे इसी को। ए 1 2 एंट्री हमारी है 2 माइनस 3 आयोटा, ए 2 1 एंट्री हमारी है माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे आपके पास क्या बनेगा,
जी, यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन, अंदर आया 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप देखिए 2 माइनस 3 आयोटा किसके इक्वल था, a12 के इक्वल था, तो ये आ गया माइनस a12। आप देख सकते हैं कि हमने a21 कॉन्जुगेट देखा, a21 कॉन्जुगेट ये वाली एंट्री देखी और ये किसके इक्वल आ गई, माइनस a12, या फिर आप इसको कह सकते हैं a12 एंट्री किसके इक्वल आई, माइनस a21 कॉन्जुगेट। तो आप देखिए हमने यही कहा था कि अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाता है, तो जो आपकी a12 एंट्री होगी ये माइनस a21 कॉन्जुगेट की इक्वल होगी, a23 एंट्री होगी a32 कॉन्जुगेट माइनस a32 कॉन्जुगेट के, a13 एंट्री जो होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे a13 कॉन्जुगेट नहीं है, a13 इक्वल होगी ये माइनस a31 कॉन्जुगेट इसके। ये हमारा रिलेशन था स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बारे में। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई ऑफ डायगोनल एंट्रीज, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज कैसे होंगी, ठीक है। अभी हमारी ये जो कंडीशन निकली है इसी से हमें डायगोनल एंट्रीज के बारे में देखना है, ठीक है। हमारी जो कंडीशन हमने बनाई थी वो ये आई थी कि ए आई जे किसके इक्वल हुआ करेगा, ये माइनस ए जे आई कॉन्जुगेट, ये हमारी कंडीशन थी। अब ये हमारी जनरल कंडीशन थी, हम देखना चाहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, तो डायगोनल एंट्रीज जहाँ पे होती है वहाँ आई इक्वल टू जे होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर दें आई, आई आ जाएगा माइनस ए आई आई कॉन्जुगेट, ठीक है। अब आप देखिए इसको इधर उठा के ले, क्या आ जाएगा ए आई आई, ठीक है, प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू जीरो। अब ये इक्वल्स टू जीरो कब आ सकता है, ये इक्वल टू जीरो आपके पास तब आएगा जब आप या तो ये जीरो हो, या तो आपके पास क्या हो, ए आई आई क्या हो, हमें इस इक्वेशन को करना है सेटिस्फाई, यानी ए आई आई, ठीक है, प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। अब ये कब इक्वल टू जीरो हो सकता है, अगर आप ए आई आई को क्या ले लें, जीरो ले लें, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो जीरो प्लस जीरो का कॉन्जुगेट भी जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी हमारे पास क्या चॉइस हो सकती है, क्योंकि हम एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ले रहे हैं, तो आपको पता है फिर आप ए आई को क्या ले लें, प्योर इमेजिनरी ले लें। प्योर इमेजिनरी का मतलब होता है जिसमें रियल पार्ट क्या हो, जीरो, ऐसा नंबर आप ए आई को ले लें। अगर आप ऐसा नंबर लेते हैं तो भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। चेक करें जरा, इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये इक्वल टू जीरो आ जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा नंबर लेते हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपके पास रियल पार्ट भी मौजूद है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं ए आई आई के, वो क्या है कि या तो आप इसको जीरो ले लें, या फिर आप इसको कोई प्योर इमेजिनरी नंबर लें जिसमें रियल पार्ट क्या हो, जीरो। अब आप चेक करें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, देखते हैं इसको। ए आई आई किसके इक्वल है, लैम्डा आई के, तो ए आई आई का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्जुगेट लेने से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज को इस पे पुट कर दे, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, ए आई आई की हमारे पास वैल्यू है लैम्डा आई, प्लस ए आई कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा आई। अब आप इसको सॉल्व करें, लैम्डा आई प्लस माइनस माइनस लैम्डा आई, अब देख सकते हैं प्लस लैम्डा आई माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, तो ये सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास अगर कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमेशा क्या होंगी, या तो वो जीरो होंगी, ठीक है, या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है, आपने इस रिजल्ट को याद रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में जितने भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारे के सारे रियल होती हैं, और अगर हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाता है तो डायगोनल एंट्रीज या तो जीरो होगी या फिर क्या होगी, आपके पास प्योरली इमेजिनरी होगी। कोई दरमियान वाला सी नहीं है कि अगर आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें जिसमें हमारे पास यानी कि जो कि नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर अगर आप लेते हैं तो वो कभी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री नहीं हो सकती। अगर कोई रियल नंबर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री बनेगा तो वो सिर्फ कौन सा है, वो रियल है, सॉरी वो सिर्फ जीरो है। अगर कोई रियल नंबर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री हो सकता है तो वो सिर्फ रियल है। और इसी तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास कोई है, तो अगर वो डायगोनल एंट्री हो सकता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, तो वो सिर्फ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। If A is Hermitian matrix, then iota A is skew Hermitian, and if A is skew Hermitian matrix, then iota is Hermitian matrix. क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास A कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जो आयोटा A होगा वो क्या होगा, वो स्क्यू हर्मिशियन होगा। और अगर A जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है तो आयोटा A हर्मिशियन होगा। ठीक है, उल्ट हो जाएगा। अगर A हर्मिशियन था तो आयोटा A स्क्यू हर्मिशियन, और अगर A स्क्यू हर्मिशियन था तो आयोटा A हर्मिशियन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसे हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आपको पता है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब हम देखना चाहते हैं आयोटा ए को। आयोटा ए का आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और फिर ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा। पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने से आपको बताइए क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ए आ जाएगा। फिर आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने से आपके पास आएगा माइनस आयोटा ए ट्रांसपोज। और आपको पता है ट्रांसपोज लेने से स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आ जाएगा और माइनस आयोटा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट अप्लाई करना चाहिए। जी अब देखिए कि हमने कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट आयोटा के साथ साथ हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका भी कॉन्जुगेट था, तो यहाँ पे इसका भी कॉन्जुगेट आएगा और यहाँ पे भी हमें कॉन्जुगेट इग्नोर कर दिया, ये आना था। तो फिर आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आया, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये आपके पास ये आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आप देखें कि हुआ क्या है हमारे पास, आयोटा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस आयोटा ए के। इस वजह से हमारे पास जो आयोटा ए है वो क्या है, वो स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, इसी तरह अगर आप हर्मिशन मैट्रिक्स ले लेते हैं, सॉरी स्क्यू हर्मिशन ले लेते हैं ए को। ए अगर स्क्यू हर्मिशन है तो ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा। अब आप चेक कर लें आयोटा ए को। जब आप आयोटा ए का कॉन्जुगेट लेंगे और ट्रांसपोज लेंगे आपके पास क्या आएगा, पहले हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेते हैं, माइनस एटा ए का भी कॉन्जुगेट और पूरे का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस एटा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। आपको पता है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। पुट कर देंगे, ये माइनस ए आ गया, माइनस एटा इंटू माइनस ए आ गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा ए। ठीक है, तो आप देखें कि हमने आयोटा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया और वो आयोटा ए के इक्वल आ गया यानी प्लस के साथ, तो फिर ये क्या हो गया, ये हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। अगर माइनस आता है तो फिर आपको पता है वो क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन होता है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास ए कोई हर्मिशन मैट्रिक्स हो तो आयोटा ए स्क्यू हर्मिशन हो जाता है, और अगर ए स्क्यू हर्मिशन हो तो आयोटा ए हर्मिशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है every real symmetric matrix is Hermitian and every real skew symmetric matrix is skew Hermitian। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई रियल मैट्रिक्स ले लेते हैं तो फिर सिमेट्रिक और हर्मिशियन दोनों साइड कर जाते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स सेम हो जाते हैं। ठीक है, all positive integral power of Hermitian matrix are also Hermitian। अगर आपके पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होंगी वो हमेशा हर्मिशियन होंगी। यानी अगर ए हर्मिशियन है तो ए पावर 2 ए पावर 3 ये सारी की सारी पावर्स क्या होंगी, हर्मिशियन होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, a plus a conjugate transpose is Hermitian and a minus a conjugate transpose is skew Hermitian। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास ए कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो जो a प्लस a ट्रांसपोज होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसे हम प्रूव कर लेते हैं। ए हमने ले लिया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और हमें ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होगा ये आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक हर्मिशन होगा। ठीक है, और इसी तरह आप प्रूव कर लेंगे कि ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए अगर मैं इसको हर्मिशन प्रूव करना चाहती हूँ आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आप ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इस पे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें फिर हम ट्रांसपोज ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको पता है जब भी आप दो मैट्रिक्स के सम पे कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है ए कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट प्लस ए
ये जो बाहर का वाला कॉन्जुगेट है ये ट्रांसपोज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ए डबल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्या आ गया ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट लेने से आपको पता है ए मैट्रिक्स ही आ जाता है ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या लेना था, हमने कॉन्जुगेट तो ले लिया, हमें ट्रांसपोज भी लेना था। अब आप इस पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, चलिए ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज और सारा ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज लेंगे तो एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, क्या गया ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एज इट इज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया एक इक्वल, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं कि हमने ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया था और इसी के इक्वल आ गया कॉन्जुगेट लेने के बाद और ट्रांसपोज लेने के बाद। इसका मतलब ये हमारे पास एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसी तरह ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को प्रूव किया जा सकता है कि वो क्या होगा, वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए और बी हर्मिशन मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, तो जो उनका प्रोडक्ट है ए बी, ये हर्मिशन होगा अगर ए और बी क्या करें, कम्यूट करें। चलिए चेक करते हैं। ए हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल। बी हर्मिशन है, इसका मतलब बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल। अब आप चेक कर लें ए बी को, ए बी को हमने अगर चेक करना है तो आपको लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी। पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट आपको पता है अप्लाई हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स पे ऑर्डर चेंज किए बगैर, ट्रांसपोज आ गया। फिर ट्रांसपोज अप्लाई होता है रिवर्सल ऑर्डर में, तो ये आपके पास बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ गया, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ गया, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये इक्वल टू बी आ गया। अब अगर इसने हर्मिशन बनना था तो इसको किसके इक्वल आना चाहिए था, ए बी के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये किसके इक्वल आ गया, ये बी ए के इक्वल आ गया। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये इक्वल टू ए बी आ जाए तो आपको क्या पुट करना पड़ा, यानी बी ए को क्या होना चाहिए फिर ए बी के इक्वल, यानी बी ए को इक्वल होना चाहिए ए बी के इक्वल। यानी ए और बी अगर कम्यूट कर जाएंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स का हर्मिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स देन ए पावर के इज हर्मिशन when k is even and a power k is skew hermitian when k is odd। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। हमने वहां पे देखा था कि अगर आपके पास एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिया, अगर ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी जो इंटीग्रल पावर होंगी उसके हमारे पास दो केसेस बने थे। अगर तो ये के जो है वो ऑड हुआ तो इसके इंटीग्रल पावर भी, ये जो पावर बनेगी ए पावर के, ये भी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो के है ये इवन पावर हुई तो जो ए पावर के है ये क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। ए खुद क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था, लेकिन अगर उसकी पावर इवन आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ए पावर के सिमेट्रिक होगा। तो बिल्कुल ये केस यहाँ पे भी है। अगर ए हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो तो जो उसकी इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर हम उसके लेते हैं, तो जो अगर के इवन हुआ तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेने के बाद ये जो ए पावर के होगा ये हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। और अगर के जो है वो ऑड हुआ तो ए पावर के क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है let A and B are square matrices of the same order, then A power h whole power h equals to A। यहाँ h क्या है, ये असल में हमारे पास A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, ठीक है। यानी A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का फिर से कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लिया जाए तो A के इक्वल है। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन को यानी A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हमने नाम जो दिया यहाँ पे H का, ठीक है। जहाँ पे H होगा इसका मतलब हमने वहाँ पे कॉन्जुगेट लेना और ट्रांसपोज अप्लाई करना है। तो ये हमने प्रूव करना है a प्लस माइनस बी होल पावर एच इक्वल्स टू a पावर एच प्लस माइनस बी पावर एच। इसी तरह स्केलर मल्टीपल के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। अब देखिए कि a पावर एच इसका क्या मतलब है, a पावर एच इसका मतलब है a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसका एक बार से फिर से आपने इस पे एच अप्लाई करना है, यानी फिर से आपने इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है और इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पास एच आ जाएगा और हमने इस पूरे पे एच अप्लाई करना है। चलिए एज अप्लाई करेंगे पहले, इसका मतलब अपने कॉन्जुगेट भी लेना है और ट्रांसपोज भी अप्लाई करना है। क्या आ जाएगा आपके पास, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। फिर आपके पास क्या आएगा, आपको पता है कि ये जो कॉन्जुगेट है ये अंदर चला जाएगा, ये एक कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट और ये ट्रांसपोज आ गया और बाय ट्रांसपोज एज इट इज, ठीक है। एक कॉन्जुगेट का जब आप दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो ये ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ए ट्रांसपोज एज इट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स सही आ जाता है। हमने प्रूफ कर दिया कि ए एच का पे जब आप दोबारा एच अप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी के लिए,
ठीक है। ए प्लस बी प्लस के लिए भी करना और ये माइनस के लिए भी। मैं प्लस के लिए करी, माइनस के लिए आप एज इट इज करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी होल पावर एच अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आप देखिए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है सम पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, फिर आ जाएगा ट्रांसपोज और आपको पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि दोनों सम पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ई कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑर्डर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद तो ये ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए एच के इक्वल आ जाएगा। बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके आ जाएगा इक्वल, ये बी एच के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एच का मतलब क्या है कि आपने एक कॉन्जुगेट लेना ट्रांसपोज अप्लाई करना, तो ये वही हो रहा है। तो ये ए एच के इक्वल आ गया, ये बी एच के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह आप माइनस के लिए प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मल्टीपल के लिए है कि अगर आपके पास सी ए हो, ठीक है, पावर एच ले लें, आपके पास आ जाएगा सी एच। ठीक है, ए एच आ जाएगा। चले हम इसको एच की फॉर्म में नहीं करते, जनरल फॉर्म में करते हैं। हम इसको वैसे ही प्रूव करते हैं जैसे हम बाकी कर रहे हैं। यानी हम क्या लेंगे, सी एच का मतलब आपके पास क्या होगा, आपने कॉन्जुगेट लेना है, आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ठीक है, जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो ये सी कॉन्जुगेट आता है, ए कॉन्जुगेट आता है। आपको पता है कि स्केलर क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसलिए सी पे भी कॉन्जुगेट आता है और मैट्रिक्स पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा। और फिर आपको पता है कि जब ट्रांसपोज आप लेते हैं स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो ये स्केलर एज इट इज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए एच। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट पे आप अप्लाई करेंगे ए बी एच, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा दोनों पे, ए बी बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल ऑर्डर में अप्लाई होगा, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या है, बी एच है, और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या है, ए एच है। आप देखिए हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, जी नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और आप ए ट्रांसपोज से ए को मल्टीप्लाई करेंगे। आप राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इक्वल आना चाहिए, और वो होना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे आप ए ट्रांसपोज निकालें या ए ट्रांसपोज ए निकालें, दोनों का आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो फिर मैट्रिक्स ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर आप नोट करें यहाँ जो ए ट्रांसपोज है ये ए की इनवर्स का रोल प्ले कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जब आप उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे आप उसको राइट से मल्टीप्लाई करें, उसके इनवर्स की ये खासियत होती है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ हमारे पास हम देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज के साथ ऐसा हो रहा है, चाहे हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसी वजह से जब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब चेक करेंगे तो चाहे आप इस तरह से देखें, ए ट्रांसपोज निकाले, ए ट्रांसपोज ए निकाले, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, और किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। चाहे तो आप इस तरह से निकालें, या फिर आप ये चेक करें कि हमारा जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर तो ये इक्वल आ जाते हैं तो जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपको बताया क्योंकि अभी हमने इनवर्स निकालना नहीं सीखा है किसी मैट्रिक्स का, तो हम इस डेफिनेशन को लेके चलेंगे। हम ए ट्रांसपोज फाइंड क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ए फाइंड क्या करेंगे, और देखा करेंगे कि दोनों का आंसर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि यहाँ हमने स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिया। देखिए अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल हमको मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, m/n है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालें, डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है तो हमें ट्रांसपोज चाहिए। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ये आपके पास आ जाएगा n/m। अब आप देखें मल्टीप्लीकेशन, देखिए चेक करें सबसे पहले ए ट्रांसपोज अगर आप फाइंड करते हैं क्या ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। आपको पता है जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम देखने और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रोज देखनी है। ठीक हो गया, यहाँ रोज और कॉलम इक्वल है, ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइंड है। आप देखें कि अगर आपके पास यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि आपने यही चेक करना है कि जब आप ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिलेगा तो किस ऑर्डर का मिलेगा,
यहाँ से हमने क्या करना होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रो लेनी है, ठीक है, वो आ गई। सेकंड मैट्रिक्स के आपने कॉलम लेने हैं, यानी यहाँ जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर एम का मिलेगा। लेकिन अगर आप फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज ए, उस सूरत में आपको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो वो किस ऑर्डर का मिलेगा। पहले तो आप चेक करें ए ट्रांसपोज ए डिफाइंड है। चले, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, एन बाय एम, और एम ए का क्या है ऑर्डर, एम बाय एन। तो पहले आप चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो, पहले की रोज सॉरी कॉलम दूसरी की रोज के इक्वल है। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन तो डिफाइंड है। अगर आपको यहाँ से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो ये किस ऑर्डर का मिलेगा, आप देख लें। यहाँ आप जब आप मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर हम किस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रोज ले लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स की हम कॉलम ले लेते हैं, तो ये एन बाय एन। आप देख रहे हैं कि जब मैंने ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया मुझे एम बाय एम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। जब मैंने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एन बाय एन ऑर्डर का मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमें सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा। दोनों सूरतों में हमें सेम ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज तो ये इक्वल नहीं हो सकते। क्योंकि हमने ये देखा था कोई से दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ तो ऑर्डर सेम ही नहीं आ रहा, तो ये दोनों बेशक आपको नजर आ रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, लेकिन क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इस वजह से हमें क्या रखना पड़ा, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को रखना पड़ा ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिवियल एग्जांपल जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है, चेक कर ले इसको। अगर मैं आइडेंटिटी को चेक करना चाहती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कि ये ऑर्थोगोनल है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी को ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या फिर आइडेंटिटी के ट्रांसपोज से आई को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। चले जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, यहाँ मैंने ऑर्डर 2x2 का लिखा है, चाहे आप ऑर्डर n का ले लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चले अब इसे चेक करना है तो सबसे पहले आइडेंटिटी का ट्रांसपोज ले लें। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ये 1 0 कॉलम बन जाएगा, ये 0 1 कॉलम बन जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया ट्रांसपोज लेने के बाद। अब आप देखिए जब मैंने आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लिया है तो ये अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। ठीक है, जी ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब ये वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे ट्रांसपोज की जगह। जब आप आई ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, आई एज इट इज आई ट्रांसपोज अगेन आइडेंटिटी के इक्वल आया है, आई इंटू आई अगेन आई आ गया। ठीक है, तो हमने ये साइड चेक कर ली। अब आप इसी तरह इसको चेक कर लें। अब हम चेक कर लेते हैं आई ट्रांसपोज आई इक्वल टू, आई ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के, और आई एज इट इज आई इंटू आई अगेन आपके पास आई आ गया। यहाँ जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है इनका ऑर्डर सेम होगा क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये मसला नहीं आएगा, यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगा उतने ही ऑर्डर का यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, आगे एक और मैट्रिक्स हमने लिखा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले अगर आप इसको ऑर्थोगोनल चेक करना है ट्रांसपोज फाइंड कर लें। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे आपको पता है रोज कॉलम में चेंज होंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/9, 8/9, -4/9। फिर सेकेंड रो को लिखेंगे तो आपके पास कॉलम की फॉर्म है 4/9, -4/9, -7/9। थर्ड रो को लिख लें 8/9, 1/9 एंड 4/9। ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। और दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा आपके पास, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं इसको। चलिए हम फाइंड कर लेते हैं ए ट्रांसपोज। पहले हम ये निकालते हैं, तो आपको पहले ए मैट्रिक्स रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके पास 1/9, 8/9, और फिर आपके पास है -4/9। नेक्स्ट हमारे पास है 4/9, -4/9, और फिर -7/9, 8/9, 1/9 एंड 4/9। ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब आप ए ट्रांसपोज को लिखें 1/9, फिर आ गया 4/9, 8/9, ये आ गया 8/9, और -4/9 हमारे पास है 1/9, -4/9, और -7/9, फिर 4/9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 1/9 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/81 आपको मिलेगा। ठीक है,
फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 को, 8/9 के साथ आपको क्या मिलेगा, 64/9 मिलेगा, सॉरी 81 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81। फिर यहाँ पे -4/9 को 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16, 9 इंटू 9 81। इसी तरह आपने बाकी रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4/9 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4/9 आ गया, सॉरी 4/89। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आपके पास आ जाएगा 32/81, -4/9 को -7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 9 क्या हो गया 81। ठीक है, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई आपने करना है, ये 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1/9 को मल्टीप्लाई किया 8/9 से, ये आ गया 8/9 इंटू 9 81। फिर हम 8/9 को 1/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 8/81। ठीक है, फिर -4/9 को आपने मल्टीप्लाई करना है +4/9 के साथ, तो ये आपके पास 16/81 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। इसी तरह आपने बाकी रोज को मल्टीप्लाई करना है, 4/9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 के साथ, ये आ गया 4/81। फिर हमने मल्टीप्लाई किया -4/9 को, ये आपके पास आ गया -4 इंटू 8 32/81। फिर आपके पास आ जाएगा -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, ये प्लस आ जाएगा 28/81। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है जी, ये मैंने जैसे आपको बताया तमाम रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है, जब आपने यहाँ पे ऐड करेंगे, ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद 1 + 64 + 16/81, ये आपके पास आ जाएगा 81/81 विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ आप देख सकते हैं एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे, ये आया 4 - 32 + 28/81। ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा 32 प्लस का -32/81, यानी 0/81 विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास 8/81 प्लस 8/81, ये 16/81 प्लस का और ये माइनस का, ये सारे कैंसिल होकर ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 28, 32/81 प्लस का और ये माइनस का, ये सारे भी कैंसिल, यहाँ पे भी 0 आया। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं जब आपने एलसीएम लेके ऐड करना है, 16 और 16 32, 32 और 49 81, ऊपर 81 बना और नीचे एलसीएम में भी 81 है, 81/81 विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ आप देख सकते हैं -4 और -28, ये आपके पास आ जाएगा -32, -32/81 और ये +32/81, तो ये भी सारा क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह यहाँ आप देखें +8/81 +8/81, ये 16/81 प्लस का और ये माइनस का, ये सारे कैंसिल हो गए। इसी तरह यहाँ देखें ये -4 और -28, ये -32/81 और ये प्लस का, ये सारा कैंसिल, ये 0 आ गया। और यहाँ देखें एलसीएम लेंगे जब आप 64 + 1 65 + 16 81/81 विच इज इक्वल टू 1। तो देखिए मैंने ए ट्रांसपोज लिया है और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आप ए ट्रांसपोज ए फाइंड करें, इसी तरह आप फाइंड करेंगे और वो भी आप देखेंगे कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आपने चेक करना है उसको भी, ठीक है। मैंने आपको ए ट्रांसपोज चेक करके दिखा दिया। अब आपका काम ये है कि आप ए ट्रांसपोज ए को निकालें और आप देखेंगे वो भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ। If A is an orthogonal matrix, then the rows of A form an orthonormal set. अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, जो उसकी रोज होती है वो हमारे पास क्या फॉर्म करती है, ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करती है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रोज होंगे, ठीक है, उनके एलिमेंट्स का अगर आप स्क्वायर लेके ऐड करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। अगर आप कोई सी भी दो रोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जी, आप देखिए कि अभी हमने ये प्रूव किया कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर आपके पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाए तो जो उसकी रोज होती हैं वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी रो को लेंगे, फॉर एग्जांपल हम रो 1 की बात करते हैं, जब भी आप किसी भी रो को लेंगे तो उसके एलिमेंट का अगर आप स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा।
कैसे आप चेक कर लें। देखिए फर्स्ट रो को कंसीडर करते हैं, इसके एलिमेंट का हम स्क्वायर लेंगे और फिर ऐड करेंगे, आप देखिएगा 1 आएगा। चेक कर लें इसको, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लें, आपके पास 1/81 आएगा, प्लस सेकंड एलिमेंट का आप स्क्वायर लें 64 ओवर आपके पास 81 आएगा, प्लस सेकंड रो जो सेकंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर लें, आपके पास आएगा 16/81। अब आप इनको ऐड करके चेक कर लें, 64 और 1 आपके पास 65, 65 प्लस 16 ये आपके पास 81 आ जाएगा, 81/81 ये इक्वल टू 1। इसके अलावा आप किसी और रो को देख लें, थर्ड रो को चेक करें, इसके एलिमेंट का आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लें 8/9 का, ये आपके पास आ जाएगा 81 ओवर सॉरी 8 का अगर आप स्क्वायर करते हैं ये 64/81, 1/9 का आपने स्क्वायर करना है तो ये 1/81, 4/9 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 16/81। अब आप चेक कर सकते हैं 64 और 1 कितना हो गया 65, 65 प्लस 16 ये अगेन 81 आ गया, 81/81 ये आपके पास 1 आ गया। इसी तरह आप रो 2 को भी चेक कर सकते हैं, आप ऐड करेंगे एलिमेंट्स को स्क्वायर लेके आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद एक तो आपने ये देखना है कि जब भी आप कोई सी भी रो लेंगे उसके एलिमेंट का स्क्वायर लेके आप ऐड करेंगे आपको 1 मिलेगा। जब आप किसी भी दो सेपरेट रोज को लेंगे, ठीक है, कोई से भी दो रो को आपने लेना है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, आपके पास 0 आना चाहिए। चेक करें, फॉर एग्जाम्पल हम रो 1 और रो 2 को चेक कर देते हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। जब आप 1/9 को 4/9 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलता है 4/81, प्लस करना है आपने इन दोनों एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा आपके पास, ये आएगा -8 इंटू 4 32, -32/81, ठीक है। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7 यानी कि 28, 28/81। अब आप देख लें ये ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल रहा है। कैसे 0 मिल रहा है, 4 और 28 32 प्लस 32/81 और ये -32/81, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने R1 और R2 को चेक किया, आप R1 और R3 को आपस में चेक करें। जब आप R1 और R3 को लेंगे, करना क्या है, आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करके चेक करना है, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा सेट होता है रोज का तो वो क्या फॉर्म करता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए हम एक और कर लेते हैं, हमने R1 और R2 को चेक किया, अब आप R2 और R3 को चेक करके देखें। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया 32/81 आ गया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास -4/81 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 28/81। अब आप देख सकते हैं ये -4 और -28 -32 और ये +32, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह R2 और R1 और R3 को आप चेक कर सकते हैं। तो ये रोज के बारे में हो गया कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसकी रोज एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स के बारे में भी यही रिलेशन है, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसके जो कॉलम्स होते हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। अब कॉलम के लिए भी यही बात है, ऑर्थोनॉर्मल होने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सा भी कॉलम पकड़ेंगे, ठीक है, उसके एलिमेंट्स का आप स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और अगर आप कोई से भी दो सेपरेट कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आपके पास 0 आएगा। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। जी आपने करना क्या है, सेम वही काम जो हमने रोज के लिए किया आपने अब कॉलम के लिए करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, कोई सा भी कॉलम आप पकड़ेंगे, सारे कॉलम्स के लिए आप चेक कर सकते हैं, हम किसी एक के लिए चेक कर लेते हैं। जब भी आप कोई भी कॉलम लेंगे, ठीक है, उसके एलिमेंट का आपने स्क्वायर लेके ऐड करना है, इक्वल टू 1 आना चाहिए। चेक करें, हम C2 की बात कर लेते हैं, सेकंड कॉलम को देख लेते हैं। 8 और 9 की अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 64/81 आ गया, प्लस फिर सेकंड एंट्री का आप स्क्वायर लें तो आपके पास आएगा 16/81। थर्ड एंट्री का स्क्वायर लें आपके पास आएगा 1/81। तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर लेके आपने ऐड करना है, चेक करें, इक्वल टू 1 आएगा, 64 प्लस 16 प्लस 1 ये आपके पास 81 बनेगा, टोटल 81/81 इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि मैंने एलिमेंट्स का स्क्वायर लेके ऐड किया, मुझे 1 मिला। अब दूसरी कंडीशन आपने क्या चेक करनी है, और ये भी आपने तमाम कॉलम्स के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने आपको एक का करके दिखा दिया। अब आप कोई से भी दो कॉलम पकड़ेंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। चेक करें, फर्स्ट टू कॉलम्स को देख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है। चले
1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 से, आपको क्या मिलेगा 8/81 प्लस, फिर आप सेकेंड एंट्री को सेकेंड से मल्टीप्लाई करें, ये आपको मिलेगा -16/81, फिर 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से, आपको क्या मिलेगा 8/81। चलिए देखिए ये क्या बन गया 8/81 प्लस 8/81, ये 16/81 आ गया प्लस का, और ये माइनस का यहाँ पड़ा हुआ है -16/81, तो आप देख सकते हैं ये जीरो आ गया। इसी तरह आप C1 को मैंने C2 के साथ चेक किया, आप C1 को C3 के साथ चेक करें तब भी जीरो आएगा। इसी तरह C2 और C3 को अगर आप चेक करते हैं तो भी आपके पास जीरो आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉलम्स होंगे एक एक वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सॉरी इज नॉन सिंगुलर। देखिए हमारी जो डेफिनेशन है, कुछ चीजें तो हमें वहीं से ऑब्जर्व हो जाती हैं, पता चल जाते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बाय डेफिनेशन बात हमें पता चल गई, ठीक है। इसी तरह अगर इन्वर्टिबल है तो वो हमेशा क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। चलेंगे दोनों बातें हो गई। नेक्स्ट देखिए, ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर आल्सो ऑर्थोगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा और उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। चेक कर लेते हैं। सपोज हमने क्या करना है कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब हमें चेक करना है ए ट्रांसपोज को कि वो भी ऑर्थोगोनल हो। अगर ए ट्रांसपोज को हम ऑर्थोगोनल चेक करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये डेफिनेशन अप्लाई करें ए ट्रांसपोज के लिए, जहां जहां ए आ रहा है आप ए ट्रांसपोज लगा दें। इसका मतलब आप ये चेक करेंगे, अब हमारा ए जो है वो ए ट्रांसपोज है, इसको हमने चेक करना है ऑर्थोगोनल, तो यहाँ लगाएंगे ए की जगह पे ए ट्रांसपोज आ गया, ए की जगह पे फिर से ए ट्रांसपोज लगाया, तो ये ए की जगह पे ए ट्रांसपोज आ गया और ये ट्रांसपोज एज इट इज। आप इसको चेक करें और इसको भी चेक करें, दोनों सूरतों में आइडेंटिटी मिलना चाहिए। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। आपको पता है जब आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं वो आपके पास अगेन ए मैट्रिक्स ही आ जाता है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए मैट्रिक्स बन गया। अब आप देखिए जो हमारी सपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज है किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो आप देखिए आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। अभी हमने एक साइड कर ली, हमने ए ट्रांसपोज को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। अब आपने क्या किया था, आपने राइट से मल्टीप्लाई किया था। अब आप इसी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज के साथ, ये आपके पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लेंगे ए मैट्रिक्स आ गया, ए ट्रांसपोज एज इट इज। अब फिर हम क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से ये भी आइडेंटिटी आ गया। आपने देखा कि हमने ए ट्रांसपोज को चेक किया, डेफिनेशन अप्लाई करके हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और दोनों किसके इक्वल आए हैं, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली अब हम ये चेक करेंगे कि ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, ठीक है। सपोजिशन हमारी क्या है, ए ऑर्थोगोनल है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो क्या उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। चले, अगर मैंने ए इनवर्स को चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा जब मैं ए इनवर्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं राइट से मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये मुझे चेक करना है, तो पहले इसको चेक कर ले, ए इनवर्स ट्रांसपोज, इसे हमने कर लिया कंसीडर, ठीक है। उसके बाद हमने इनवर्स की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो इनवर्स और ट्रांसपोज होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स एज इट इज, इसको आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। ट्रांसपोज और इनवर्स जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, ये हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। उसके बाद अब हम इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स ए और बी हो, ठीक है, अगर आप इनका इनवर्स अप्लाई करते हैं तो आपको पता है रिवर्सल ऑर्डर अप्लाई होता है, पहले बी का इनवर्स आएगा और फिर ए का इनवर्स आएगा। अगर आपके पास ये गिवन हो तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा है तो आप ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास इसको अगर आप बी समझ लें, ये बी इनवर्स ए इनवर्स गिवन है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो ये क्या आ जाएगा, जो बाद में लिखा है पहले आपने उस मैट्रिक्स को लिखना होता है। आप देख सकते हैं
ए बाद में लिखा था तो पहले आपने ए लिखना है। तो यहाँ से पहले मैंने ए ट्रांसपोज लिखना है, फिर मैंने ए मैट्रिक्स लिखना है, और ये होल का इनवर्स बन गया। ठीक है। अब आप देखें कि हमारी सपोजिशन ये कहती है ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से आपको मिलेगा आइडेंटिटी का इनवर्स आ गया। आइडेंटिटी आपको पता सेल्फ इनवर्स होती है, यहाँ से आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। आप देखिए ये राइट, ये साइड हमने प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है। अब आप इसको भी इसी तरह चेक करेंगे, इसको चेक कर ले। जी अब हमने इसे चेक करना है, ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स। अब इस पे भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले तो ट्रांसपोज और इनवर्स को इंटरचेंज कर दें। ये आपके पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स। उसके बाद फिर से यही इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये मैट्रिक्स बाद में लिखा है, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और ये होल इनवर्स आ जाएगा। आपको पता है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। अगेन आइडेंटिटी आ गया और आइडेंटिटी का इनवर्स बन गया। आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स है, ये आइडेंटिटी आ गया। आप देखिए हमने दोनों सूत्रों में प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, और उसका इनवर्स भी हमेशा क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स ए और बी हो और दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल हो, तो हमने ये देखना है क्या उनका इनवर्स ऑर्थोगोनल होगा, सॉरी क्या उनका सम ऑर्थोगोनल होगा, क्या उनका प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होगा, क्या उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑर्थोगोनल होगी, और क्या उनकी इंटीग्रल पावर जो होंगी वो ऑर्थोगोनल होंगी। ये सारी चीजें अब हमारे लिए अंडर डिस्कशन होगी। ठीक है, चले कंसीडर कर लेते हैं, कोई से दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर बी भी ऑर्थोगोनल है, क्योंकि हमारी ये सपोजिशन है ए और बी को हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है, तो ये इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। हमें ये देखना है कि अगर दोनों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इनका सम ऑर्थोगोनल होगा। चले, अगर मैं चाहती हूँ मैं सम को ऑर्थोगोनल, अगर आपने सम को ऑर्थोगोनल करना है तो इसका मतलब आप इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, राइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल चेक करना है आपने उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके चेक करना है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और दोनों इक्वल टू आइडेंटिटी होने चाहिए। ठीक है, चले अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट साइड को, फिर हम इसे भी देख लेंगे। पहले आप इसे चेक करें, ये आपके पास आएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज। इसे हम चेक करते हैं, अगर ऑर्थोगोनल बनना है तो इसको आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। ए प्लस बी एज इट इज आ गया। पहले हम ऑर्थोगोनल सॉरी हम ट्रांसपोज को अप्लाई कर लेते हैं। ट्रांसपोज अप्लाई कैसे होगा एडिशन पे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी बी ट्रांसपोज। ये आ गया। अब आपको पता है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी आ गया। बी बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया। ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी प्लस करेंगे तो 2 टाइम आइडेंटिटी आ गया। बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए कि मैंने ए प्लस बी को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आना क्या चाहिए था, मेरे पास आइडेंटिटी आना चाहिए था। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा हमें यहाँ से आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, इसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई से दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका सम जो है वो जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाए। एक काउंटर एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लिया जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा बी मैट्रिक्स में क्या ले लेती हूँ, वो मैं माइनस आई ले लेती हूँ, यानी कि -1 0 0 1 -1। ये दोनों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ये जो हमारे पास माइनस आई है ये भी ऑर्थोगोनल होता है। चलिए मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बी को जो लिया है मैंने माइनस आई लिया है, जो माइनस आई मैट्रिक्स होता है ये भी ऑर्थोगोनल होता है। इसको ऑर्थोगोनल अगर आपने चेक करना, आपने इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखना है और इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। अब आप देखें कि ये ट्रांसपोज ये माइनस आई एज इट इज। ठीक है, और जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और साथ कोई स्केलर आ रहा होता है तो वो स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी माइनस एज इट इज रहेगा।
आई का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ ही होता है, तो ये आई ही आ गया। ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, आपको क्या मिला, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, और ये क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी। इसी तरह आप इसको ये जो ट्रांसपोज हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, आप लेफ्ट से चेक करके भी देख सकते हैं, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। यानी अगर हमारे पास जो माइनस आई मैट्रिक्स होता है वो भी ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए, जिसमें मैं एक को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया और दूसरे को मैंने माइनस आई मैट्रिक्स ले लिया। आप इन दोनों को ऐड करके चेक करें। अब ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसे हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और इसको मैंने अभी आपको वेरीफाई करके दिखाया, ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आप बात करते हैं इनके सम की। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास हैं तो इनके सम का क्या बना। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रूफ में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई से दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनके सम का ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है कि सम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। किस तरह से, सबसे पहले अगर आपने सम को चेक करना है आपको सम फाइंड करना पड़ेगा। सम फाइंड करेंगे, हमारे पास दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, 1 0 0 1, ए इक्वल टू ए है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 0 -1। ये दो मैट्रिक्स मैंने लिए जो दोनों ऑर्थोगोनल है। सम फाइंड करेंगे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, 1 -1 ये 0, 0 + 0 ये 0, 0 + 0 0, 1 -1 ये भी 0, ठीक है। सम फाइंड कर लिया, ये क्या आ गया, ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। और जो नल मैट्रिक्स होता है ये कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं। देखें, अगर मुझे इसे चेक करना है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मैं क्या करूंगी, इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगी। और जो नल मैट्रिक्स होता है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तब भी नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स भी का जो ट्रांसपोज था वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आया। तो आप देखिए, जब भी किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन नल मैट्रिक्स आएगा, ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो नल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, एक वो नॉन ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक एग्जांपल देख ली कि हमने दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिए थे, लेकिन उनका जो सम था वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बना। तो जो सम है उसका ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई से दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होता है ए बी या बी, ये दोनों के दोनों हमेशा क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। अब इनमें से मैं एक को चेक करती हूँ, मैं ए बी को चेक करके दिखाऊंगी आपको, बी आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। ए बी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा और बी ए भी होगा। ऑल्दो कि जरूरी नहीं होता कि ए बी प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आ जाए, ए बी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है बी ए के बराबर हो, लेकिन अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा और बी ए प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा, इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलें चेक करते हैं। अब हमारे पास ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटी होगा। बी भी ऑर्थोगोनल है तो बी ट्रांसपोज बी, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। हमें बात करनी है प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल होना है तो इसका मतलब जब एपी को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे राइट से करें चाहे आप इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, आना क्या चाहिए, आना हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। चलिए पहले लेफ्ट साइड को कंसीडर कर लेते हैं, पहले हम इसे चेक करते हैं और फिर इसे भी देखेंगे, ठीक है। चले कंसीडर कर लें ए बी इंटू बी, सॉरी ए बी ट्रांसपोज, इसे हमने कंसीडर कर लिया। ए बी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो रिवर्सल ऑर्डर लगता है, यहाँ क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अप्लाई करेंगे तो आपके पास बी बी ट्रांसपोज के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज एज इट इज। फिर आप देखिए बी ट्रांसपोज बी किसकी इक्वल है, बी बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी की इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज एज इट इज। आइडेंटिटी के साथ जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर एज इट इज आ जाएगा। और ये ए ट्रांसपोज आ गया, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो आपने देखा कि हमने इसे प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सेम मैनर में हम इसे प्रूव करेंगे। अब आप कंसीडर करें ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, इसे कंसीडर कर लिया, इस पे ट्रांसपोज का लॉ अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी एज इट इज। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ लगाना है, यहाँ पे क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए के साथ एसोसिएट हो गया, बी एज इट इज। ए ट्रांसपोज ए किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी आ गया, बी आ गया, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पे बी ही आ गया, बी ट्रांसपोज बी अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी।
तो आप देखें हमने दोनों को प्रूव कर दिया कि चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। इसी तरह आप भी ये को चेक कर सकते हैं, इसे आप खुद करेंगे चेक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए पावर के वेयर के बिलोंग्स टू एन इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी जो पावर होगी ए पावर के वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो भी हमेशा क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। अगर आप नोट करें कि ये जो हमारा रिजल्ट है, ये हमारी अभी जो हमने प्रोडक्ट का जो है वो प्रूव किया है, उसी का एक हमारे पास कह लें कि कॉलरी हम इसको कह सकते हैं। इसी से ये हमें रिजल्ट मिला है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी नेचुरल अगर आप कोई पावर लेते हैं तो वो भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। चेक करें कैसे मिला है, इससे इस रिजल्ट से हमें ये मिला है। कैसे, हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई से दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए और बी, ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इसे हम प्रूव कर चुके हैं, ये भी ऑर्थोगोनल होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इसकी कोई पावर अगर मैं लेती हूँ के बिलोंग्स टू एन, तो इसका क्या बिहेवियर होगा, क्या ये भी ऑर्थोगोनल होगा, बिल्कुल ऑर्थोगोनल होगा। और इसको हम इसी रिजल्ट की मदद से देख सकते हैं। इसी की हमारे पास फर्दर एप्लीकेशन है। ये किस तरह से, हम दो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है कि ए ऑर्थोगोनल है, ए ऑर्थोगोनल गिवन है, हमें चेक करना है इसकी पावर को। आप दोनों मैट्रिक्स को सेम ले लें, यहाँ पे ए को भी ए ले लिया और हम बी को भी ए ले लेते हैं, क्योंकि हमें दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है। आप दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सेम ले लें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी की बजाय क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं अगर आपके पास कोई से दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर आप इसको फर्दर लेके चल सकते हैं, ए ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, ए स्क्वायर भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन ऑर्थोगोनल होगा। जब इनका दोबारा आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास क्यूब आ जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप ए क्यूब को ए के साथ लेके फिर से प्रूव कर सकते हैं कि ए फोर भी ऑर्थोगोनल होगा। इसी तरह कोई भी नेचुरल पावर अगर आप ले लेते हैं किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो वो हमेशा क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलें, पावर के बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या ख्याल है। वेयर स्केलर हम कहाँ से लेते हैं, स्केलर हम फील्ड से लेते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी जरूरी नहीं है ऑर्थोगोनल हो जाना। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसका ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है। पहले एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। फिर देखिए हमने प्रूफ किया कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर मैं ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसकी स्केल, इसका कोई स्केलर मल्टीपल ले लेते हैं। स्केलर में 5 ले लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5005, ये आ गया। अब आप देखिए कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है। क्यों ऑर्थोगोनल नहीं है, आप इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। पहले तो ट्रांसपोज लेंगे, आपके पास अगेन यही आ जाएगा। अब आप इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखें। मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5 ए ट्रांसपोज से, हमारे पास 5005 इंटू 5005। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, ये आपके पास 25 आ गया। फिर आप सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 5, ये भी 0। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 0 इंटू 5 0, प्लस 5 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5 25। आप देख सकते हैं ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसकी स्केलर मल्टीपल का जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल हो जाए, जिसकी हमने ये काउंटर एग्जांपल देख ली। इसके अलावा हम इसके डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम चाहते हैं कि ऑर्थोगोनल हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें कि हम सपोज कर लेते हैं हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्थोगोनल है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखना चाहते हैं कि ए तो ऑर्थोगोनल है, के ए के बारे में क्या ख्याल है। अगर के ए को ऑर्थोगोनल होना है, इसका मतलब आप के ए को मल्टीप्लाई करेंगे के ए के ट्रांसपोज के साथ, ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और चेक करेंगे किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के इक्वल आए। पहले तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। बाद में हम इसे भी देखेंगे कि आप के ए को ट्रांसपोज के ए ये करें और आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। चलिए कंसीडर कर लेते हैं के ए इंटू के ए ट्रांसपोज। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। ए हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है।
अब अप्लाई करते हैं के ए एज इट इज। अब जो ट्रांसपोज आपने अप्लाई करना है, ट्रांसपोज आपके पास जब अप्लाई करेंगे स्केलर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाएगा, और मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई हो जाता है, ये आ गया। उसके बाद स्केलर जो है वो कम्यूट कर जाता है, आपको पता है ये के जो है वो, पहले आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर लें, मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये आ जाएगा ए के आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे भी स्केलर है, स्केलर को फिर से आपको पता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्यूट कर जाता है मैट्रिक्स के साथ, तो ये ए के की बजाय के ए भी लिखा जा सकता है, तो ये के ए आ जाएगा। और जब आप इसको के ए लिखेंगे तो ये के ऑलरेडी बाहर पड़ा है, के साथ मल्टीप्लाई होकर के स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ ए बचा और ए ट्रांसपोज बचा। आपको पता है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है, इसका मतलब ये आ गया के स्क्वेयर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इक्वल टू आइडेंटिटी तो नहीं है, हमें तो चाहिए था इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ये जो के स्क्वेयर आ रहा है इसका अब हमें देखना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी कब देगा, या तो के को आप +1 ले लें, ए को आप +1 ले लें या फिर -1 ले लें, उसके अलावा आपके पास ये कभी भी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि के स्क्वायर यहाँ से अगर हम के का स्क्वायर करें तो वो यहाँ से 1 बन के खत्म हो जाएगा जब आप 1 लेंगे या फिर -1 लेंगे, कि इसके अलावा अगर आप कोई और स्केलर ले लेते हैं तो कभी भी आपके पास यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल हो, अगर कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल हो तो इसका स्केलर मल्टीपल यानी के ए कब ऑर्थोगोनल होगा, जब ये जो के आपने लिया इसको आप या तो +1 ले लें या फिर आप इसको -1 ले लें। +1 लेंगे तो ये मैट्रिक्स ए ही बन जाएगा, वो तो ऑर्थोगोनल है ही है। अगर आप इसको माइनस के को माइनस ले लेते हैं तो ये -a बन जाएगा, यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो जो उसका स्केलर मल्टीपल यानी कि -a होगा, या आप इसको एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं मैट्रिक्स का, ये क्या होगा, ये भी ऑर्थोगोनल होगा। इसके अलावा कोई और स्केलर ले लेते हैं, जैसे आप 2 ले लेते हैं, 2a कर देते हैं, या -2a, कुछ कुछ भी आप स्केलर ले लेते हैं +1 या -1 की जगह, तो फिर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मल्टीपल जो होगा वो ऑर्थोगोनल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, जी हमने ये चेक किया, जो लास्ट अभी हमने डिस्कशन की स्केलर मल्टीपल के बारे में, हमने चेक किया है के ए ट्रांसपोज के ये आइडेंटिटी कब बनेगा। इसी तरह आपने इसकी दूसरी साइड जो थी यानी कि के ए ट्रांसपोज इंटू के ए, इसको भी लेके चेक करेंगे तो आपको यही कंडीशन मिलेगी कि कब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कब आएगा जब आप के